अब इनको मर्ज कर दो। एक मिनट, ऐसे देखो यहाँ चालू होगी क्या? हाँ बस। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास में आप सभी साथियों के सामने लेकर आ रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और पहले बार जुड़े हैं दोस्तों तो आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम रेगुलर आपके सामने जो भी अभ्यर्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास स्टार्ट हम कर चुके हैं। और आज हम आपके सामने राजस्थान का एकीकरण पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, और पूरा राजस्थान का जो एकीकरण है वो कंप्लीट सेशन में अपन आज पूरा पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो टॉपिक लिख लीजिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण पूरा कंप्लीट आपको मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, और इसके जो नोट्स हैं वो हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है उनको नोट्स रेगुलर मिल रहे होंगे, और जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप ऐप को अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों राजस्थान का एकीकरण। हाँ भाई, सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं। जो साथी लाइव जुड़ चुके हैं सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान का एकीकरण। 2 मिनट रुकिएगा दोस्तों, मेरे मोबाइल में क्लास को चालू कर देता हूं मैं, ताकि आपका जो भी मैसेज आएगा मैं उसको पढ़ सकूंगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। बिल्कुल, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है दोस्तों राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था दोस्तों? 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है भाई, अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं। 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आता है कि राजस्थान का राजपूताना नाम, और एक आता है दोस्तों राजस्थान का वो रजवाड़ा नाम किन्होंने दिया था। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान को राजपूताना किन्होंने कहा था। राजस्थान को राजपूताना किन्होंने कहा था? देखिए दोस्तों, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा और उस कहानी के माध्यम से आप पढ़ोगे, कभी नहीं भूलोगे। राजपूताना राजस्थान को किसने कहा? दोस्तों आपको याद रखना है कि आयरलैंड का एक बालक था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस, और जॉर्ज थॉमस हमारे भारत में आता है, और भारत में एक जगह आता है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में जिस जगह पर जाता है उसका नाम है शेखावटी। क्या नाम है दोस्तों? शेखावटी। दोस्तों जब वो शेखावटी पूछता है तो इस राजस्थान वाले क्षेत्र को राजपूताना कह देता है। क्या कह देता है? राजपूताना। और दोस्तों जॉर्ज थॉमस जब हमारे भारत आया था 1800 रुपए पॉकेट में लेकर आया था। कितने रुपए लेकर आया था? 1800 रुपए। अब देखिए आपको छोटी सी स्टोरी याद रखना है कि एक लड़का होगा जॉर्ज थॉमस, उसका नाम है, 1800 रुपए लेकर आयरलैंड से हमारे हिंदुस्तान यानी राजस्थान पहुंचता है, और राजस्थान में जिस जगह पर जाता है उसका नाम है शेखावटी। ठीक है भैया, जैसे ही शेखावटी जगह पूछता, खाना ना खाता है, दाल बाटी चूरमा उसको मिलता है और बोलता है राजपूताना का खाना बहुत टेस्टी लगा यार। तो आपको यहां से सारी क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों देखिएगा राजस्थान का राजपूताना के संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले इस क्षेत्र को राजपूताना नाम कहा। इस क्षेत्र को राजपूताना नाम दिया। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने कि 1800 ईस्वी की बात है और जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले इस क्षेत्र का नाम क्या रखा था दोस्तों? राजपूताना रखा था। ठीक है भैया, अब बात करते हैं कि जॉर्ज थॉमस सब कहां से आया था। तो जॉर्ज थॉमस आया था भैया आयरलैंड निवासी। ये कहां का था भैया? आयरलैंड निवासी था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जॉर्ज थॉमस कहां का था? तो आयरलैंड का निवासी था। कब आया था दोस्तों? 1800 ईस्वी में। और राजस्थान के इस भौगोलिक भू क्षेत्र का उन्होंने जो नाम दिया था वो राजपूताना दिया था दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है
कि जॉर्ज थॉमस सबसे पहले राजस्थान में कौन से क्षेत्र में आया था, तो आपको याद रखना है शेखावाटी क्षेत्र में आया था दोस्तों। कौन से क्षेत्र में आया था, शेखावाटी क्षेत्र में आया था। और जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहां पर हुई थी, जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु हुई थी वो बीकानेर में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों, बीकानेर में हुई थी। क्लियर हो चुका भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। देखिए याद कैसे करें कि जॉर्ज थॉमस नाम का एक व्यक्ति आयरलैंड से हमारे हिंदुस्तान पहुंचता है और हिंदुस्तान में सबसे पहले वो राजस्थान के अंदर आता है और शेखावटी क्षेत्र में जाता है, दाल बाटी चूरमा खाता है, 1800 रुपए लेकर आता है और राजस्थान वाले इस भौगोलिक भू क्षेत्र को राजपूताना का नाम दे देता है। क्लियर हो चुका है। देखिए सारे यहां से कॉन्सेप्ट आपके मैंने क्लियर करा दिए, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके यहां तक क्लियर करा दिए। सभी साथियों क्लियर हो चुका भाई। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण। अब आपसे एक सवाल पूछेगा कि राजस्थान को राजस्थान किसने कहा, राजस्थान को रजवाड़ा किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टोड को राइट कर देना। किसको राइट करना होगा, कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है भैया, क्योंकि मेन क्वेश्चन था राजपूताना, जो आपका कंफ्यूजन था वो मैंने दूर कर दिया। अब कर्नल जेम्स टोड को याद कर लेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान को राजस्थान किन्होंने कहा, राजस्थान को रजवाड़ा किसने कहा, तो आपको याद रह जाएगा कर्नल जेम्स टोड। चलिए भैया राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं और राजस्थान के एकीकरण से जो क्वेश्चन बनता है बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत। अब दोस्तों राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत कैसे होती है, राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे तो राजस्थान का प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था, प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था दोस्तों, उसका नाम रखा था मत्स्य संघ। राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका नाम क्या रखा था, मत्स्य संघ रखा था। बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका नाम क्या रखा था, मत्स्य संघ रखा था। और दोस्तों ये प्रथम चरण का एकीकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 18 मार्च 1948 को। राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को था। क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे कि राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 को था। ठीक है भैया, अब बात करते हैं भाई प्रथम चरण का एकीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में आपको यहां पर डिटेल से समझा देता हूं। दोस्तों जब प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था तो उस समय चार रियासतों प्लस एक ठिकाना का विलय किया गया था। एक ठिकाने का विलय किया गया था। राजस्थान के प्रथम चरण की बात करते दोस्तों, और राजस्थान के प्रथम चरण की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो राजस्थान का प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था दोस्तों, उसमें 4 रियासतें और एक ठिकाने को शामिल किया था। हाँ बिल्कुल, मैं शुरू से पढ़ाऊंगा, राजस्थान सीखो जीके 0 से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक पहुंचेंगे। और आज से आपके सामने रिवीजन बेस से राजस्थान जीके में स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, आरुष क्लासेस ऐप है उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर 39 रुपए का आपको पे करना होगा और राजस्थान जीके, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री की आपको कंप्लीट क्लास मिल रही है। चलिए दोस्तों तो एकीकरण की बात करते हैं। प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 को और दोस्तों इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाने को शामिल किया गया था। अब दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से आपके सब कुछ याद हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है भैया, वो ट्रिक समझना बहुत जरूरी है। मैं ट्रिक लिखूंगा, अब धोक लगाऊं नीम थारे, अब धोक लगाऊं नीम थारे मछली बनकर, नीम थारे मछली बनकर, अब धोक लगाऊं नीम थारे मछली बनकर। यहां से अगर ये लाइन याद हो गई भैया तो आप मान के चलो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब धोक लगाऊं नीम थारे मछली बनकर, अब धोक लगाऊं नीम थारे मछली बनकर। अब दोस्तों यहां से देखिएगा कौन कौन सी चीजें कहां कहां से निकलने वाली है। बिल्कुल तरुणा जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूं तरुणा जी आपका। आ से हमारे पास में आ जाएगा अलवर, आ से हमारे पास में आ जाएगा अलवर। ब से आ जाएगा हमारे पास में भरतपुर, ब से आ जाएगा भरतपुर। दो से आ जाएगा हमारे पास में धौलपुर, दो से हमारे पास में आ जाएगा धौलपुर। और क से आ जाएगा करौली, क से आ जाएगा करौली, क से आ जाएगा करौली। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और यहां पर आ रहा है, अब देखिए नीम, नीम से यहां पर एक ठिकाना आ जाएगा, उसका नाम है नीमराना ठिकाना। नीम से आ जाएगा भैया नीमराना ठिकाना, नीम से आ जाएगा नीमराना ठिकाना। ठीक है भैया। और मछली बनकर, मछली बनकर का मतलब हो गया मत्स्य संघ, मछली बनकर का मतलब क्या हो गया, मत्स्य संघ। हाँ भाई सभी साथियों को याद हो गया क्या,
जल्दी से नोट कर लीजिए, आप सभी साथियों को याद हो गया क्या? जल्दी से बताओ भाई। राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण की अगर अपन बात करते हैं तो 18 मार्च 1948 को राजस्थान का प्रथम चरण का एकीकरण होता है। और दोस्तों इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाने को शामिल किया जाता है। और वो 4 रियासतों की अगर मैं बात करता हूं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और हमारे पास में जो एक ठिकाना आता है वो आता है दोस्तों नीम का थाना। बिल्कुल आपके सभी को याद हो गया भैया? हाँ भाई सभी को याद हो गया? जल्दी से बताइएगा। चलिए साथियों, सभी ने क्लियर कर लिया यहां तक? अब दोस्तों एक चीज आपको विशेष तौर पर याद रखनी पड़ेगी, और वो चीज क्या है कि राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो यहां क्वेश्चन है कि प्रथम चरण का एकीकरण, प्रथम चरण का एकीकरण, राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण किसकी सिफारिश पर हुआ था? किसकी सिफारिश पर हुआ था? राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण है वो किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो भैया आपको याद रखना है के एम मुंशी जी। क्या याद रखना है? के एम मुंशी जी। बिल्कुल के एम मुंशी जी की सिफारिश पर राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण संपन्न हुआ था। क्लियर हो चुका है भैया? हाँ भाई सभी को क्लियर हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं राजधानी को, तो राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी किसको बनाया गया था? तो माय डियर फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी का जो सौभाग्य मिला था वो अलवर को मिला था। अब दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के इस भौतिक भूभाग की सबसे प्रथम राजधानी बनने का सौभाग्य निम्नलिखित में से किस जिले को मिला है? तो दोस्तों वहां फिर हम जयपुर को राइट नहीं करेंगे, वहां फिर हम अलवर को राइट करेंगे, क्योंकि राजस्थान का ये भौतिक भूभाग की अगर अपन बात करते हैं, इसकी प्रथम राजधानी बनने का जो सौभाग्य मिला था वो अलवर को मिला था। दोस्तों किसको मिला था? अलवर को मिला था। हाँ भाई सभी के क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? चलिए भैया अब बात करते हैं दोस्तों कि राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था। तो दोस्तों यहां से भी पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? तो राज प्रमुख का पद दिया गया था उदय भान सिंह को। किसको दिया गया था दोस्तों? उदय भान सिंह। और उदय भान सिंह कहां के तत्कालीन शासक थे? उस समय धौलपुर के तत्कालीन शासक थे। बिल्कुल राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? उदय भान सिंह को दिया गया था, और ये धौलपुर के उस समय तत्कालीन शासक थे। ठीक है दोस्तों, उप राज प्रमुख की बात करते हैं तो उप राज प्रमुख गणेश पाल देव को बनाया गया था, करौली के तत्कालीन शासक थे। चलिए भैया उप राज प्रमुख किनको बनाया गया था? तो लिख लीजिएगा उप राज प्रमुख का पद, उप राज प्रमुख का पद गणेश पाल देव को दिया गया था। किसको दिया था? गणेश पाल देव को दिया गया था, और ये करौली से रिलेटेड थे, यानी करौली से गणेश पाल देव को उप राज प्रमुख का पद दिया गया था। बात करते दोस्तों कि जब प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका कौन निभा रहे थे? तो प्रधानमंत्री का जो पद दिया गया था वो शोभाराम कुमावत को दिया गया था। प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत को प्रथम चरण के एकीकरण में प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। हाँ भाई सभी साथियों को याद हो गया कि जल्दी से बताइएगा। शोभाराम कुमावत जी अलवर के हैं। बिल्कुल यहाँ पर तरुणा जी ने पूछा है शोभाराम जी कुमावत कहाँ के हैं? भाई अलवर के। हाँ भाई सभी के क्लियर हो चुका है कि जल्दी से बताइएगा? एक बार नोट कर लीजिएगा। राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो के एम मुंशी की सिफारिश पर हुआ था। राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण में राजधानी किसको बनाया गया था? तो अलवर को राजधानी बनाया गया था। राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? उदय भान सिंह को राज प्रमुख का पद दिया गया था। उप राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? तो गणेश पाल देव को दिया गया था करौली से। प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? तो दोस्तों याद रखना है शोभाराम कुमावत यानी अलवर के जो उनको प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। भाई यहां तक सभी को याद हो गया क्या? हाँ भाई जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भाई जल्दी से। उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। ठीक है, और युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी के? सोनम जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूं सोनम जी आपका। बिल्कुल उद्घाटन हुआ था भैया भरतपुर दुर्ग में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। उद्घाटन कहां पर हुआ था दोस्तों?
उद्घाटन हुआ था भरतपुर दुर्ग में। तो प्रथम चरण का जो एकीकरण और उसके उद्घाटन की बात करते हैं तो उद्घाटन हुआ दोस्तों भरतपुर दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग या भरतपुर दुर्ग जिसको मैं कहता हूं आपको। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है सभी साथियों, क्लियर हो चुका है क्या? तो राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण बिल्कुल मैं आपको यहां डिटेल से एक बार पुनः रिवीजन करा देता हूं। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। आप सभी साथियों को पता होगा कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। उसमें से मैं प्रथम चरण की बात करता हूं। तो प्रथम चरण की अगर बात करने से पहले इस राजस्थान भौतिक भूभाग क्षेत्र की मैं बात करता हूं तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राजस्थान को राजपूताना नाम किन्होंने दिया था। तो मैंने आपको एक कहानी बताई थी। कहानी कैसे याद रखोगे कि एक बालक था, देखिए मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, मेरा तर्क नहीं है, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं कि एक व्यक्ति था जो 1800 रुपए लेकर आयरलैंड से हमारे हिंदुस्तान राजस्थान में पहुंचता है, आराम से ठाट बाट के चूरमा खाता है, शेखावटी क्षेत्र में जाता है और राजस्थान के भौतिक भूभाग का नाम उसने राजपूताना रख दिया था और उनकी मृत्यु कहां हो जाती है? उनकी मृत्यु बीकानेर में होती है। अब कैसे याद रखेंगे? 1800 रुपए लेकर आया, यानी 1800 ईस्वी के बाद है जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले इस भौतिक भूभाग क्षेत्र को राजपूताना नाम दिया था। और सबसे पहले वो कौन से क्षेत्र में आया था? सबसे पहले वो राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आया था। और कहां का निवासी था? आइलैंड का निवासी था। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? उनकी मृत्यु बीकानेर में हो गई थी। ठीक है भैया, अब चलते हैं दोस्तों आगे कि राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण की बात करता हूं तो राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका नाम रखा था दोस्तों मत्स्य संघ। क्या नाम रखा था? मत्स्य संघ। दोस्तों अगर बात करते हैं प्रथम चरण का एकीकरण कब संपन्न हुआ था तो 18 मार्च 1948 को राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण संपन्न हुआ था दोस्तों। इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाने को शामिल किया था। उन 4 रियासतों की बात करते हैं तो उसका भी मैंने आपके सामने एक ट्रिक बनाया। दोस्तों देखिए ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल हमारे नोट्स और हमारी किताब मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। अब धोख लगाऊं नीम थारे में मछली बनकर, यानी आपको कैसे इमेज करना है कि भाई आपको इमेज कैसे करना मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिएगा आपको इमेज करना कैसे, राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण कैसे याद करना है। दोस्तों मैंने आपके सामने ये भरतपुर दुर्ग बना दिया। मान लीजिए कि मैंने आपके सामने ये भरतपुर का दुर्ग बना दिया दोस्तों और इसका नाम लिख दिया मैंने आपके सामने भरतपुर का दुर्ग। देखिए कैसे याद होता है, यहां लिखा मैंने भरतपुर का दुर्ग और यहां पर मैंने एक पेड़ बनाया दोस्तों आपके सामने और ये पेड़ मैंने आपके सामने नीम का पेड़ बना दिया। कौन सा पेड़ बना दिया भैया? नीम का पेड़। ठीक है भैया, तो अब नीम का पेड़ है और उस पर हमें धोक लगाना है तो मैं कहूंगा अब धोक लगाऊं नीम थारे और झुककर मैं धोक लगा रहा हूं तो मछली बनकर मैं धोक लगा रहा हूं। तो अब धोक लगाऊं नीम थारे मछली बनकर और यहां से सारे क्लियर हो जाएगा। यहां मैंने लिखा आपके सामने अब धोक लगाऊं। अब दोस्तों देखिए अ से हमारे पास में हो जाएगा अलवर, भ से हो जाएगा भरतपुर, धो से हो जाएगा धौलपुर, क से हो जाएगा करौली। अब यहां लिखा मैंने नीम थारे, इसका मतलब नीम राना ठिकाना हो जाएगा और मछली बनकर यानी मत्स्य संघ हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है? आप सभी क्लियर हो चुका है? तो देखिए यहां से मैंने सब कुछ क्लियर करा दिया है। उसके बाद बात करते दोस्तों कि राजस्थान का जब प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी किनको बनाया गया था। तो राजस्थान के प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी का सौभाग्य किसको मिला था? राजधानी का सौभाग्य मिला था दोस्तों अलवर को। किसको मिला था? अलवर को। क्लियर हो चुका है? अब दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान के प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था। तो राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो के.एम. मुंशी की सिफारिश पर हुआ था दोस्तों। अगर दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था तो उदय भान सिंह को दिया गया था। कहां के थे भैया? धौलपुर के। और उप राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? गणेश पाल देव को दिया गया था। कहां के थे? करौली के। और दोस्तों प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? शोभाराम जी कुमाऊत को दिया गया था, अलवर से संबंधित थे। दोस्तों अगर बात करते हैं कि उप प्रधानमंत्री का पद किनको दिया था तो युगल किशोर चतुर्वेदी को दिया गया था, जिनको राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताइए। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो एक बार जरूर कमेंट सेशन में यस लिख दीजिएगा। मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है क्या भैया? हाँ भाई यहां तक सभी क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण। चलिए भैया कंप्लीट कराऊंगा मैं राजस्थान का दूसरा चरण का एकीकरण। राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण बिल्कुल देखिए किस प्रकार मैं आपको याद करा दूंगा आज
कभी ऐसी क्लास आपने देखी नहीं होगी, ज्यादा मेरी बढ़ाई तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि एक ऐसी क्लास देखी नहीं होगी, पूरा याद करा दूंगा भैया। राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण हुआ था दोस्तों। पहले चरण का जब एकीकरण हुआ था उसके 7 दिन बाद, पहले चरण का एकीकरण हुआ था उसके 7 दिन बाद, यानी यहां अपन बोलेंगे 25 मार्च 1948। कब दोस्तों? 25 मार्च 1948। और 25 मार्च 1948 को राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण हुआ था। उसका जो नाम रखा था वो रखा था दोस्तों पूर्व राजस्थान संघ। बिल्कुल, राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण कब हुआ था? तो दोस्तों इस याद रखिएगा, राजस्थान के दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था, यानी प्रथम चरण के एकीकरण के 7 दिन बाद, यानी 25 मार्च 1948 को हुआ था। और इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा था पूर्व राजस्थान संघ। क्या रखा था भैया? पूर्व राजस्थान संघ। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई दूसरे चरण का एकीकरण में कितने रियासतों को शामिल किया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूसरे चरण का जब एकीकरण हुआ था उसके अंदर दोस्तों कितने रियासतों को शामिल किया गया था? तो उसमें 9 रियासतों को शामिल किया था और दूसरे चरण के एकीकरण में एक ठिकाने को शामिल किया था। दूसरे चरण के एकीकरण में एक ठिकाने को शामिल किया था। 9 रियासतें एक ठिकाना। याद नहीं होता है, आज हम याद करा देंगे। याद नहीं होता है फिर भी आज हम आपको याद करा देंगे। मैं वादा करता हूं दोस्तों, अगर इस क्लास को आप देखोगे तो पक्का पूरा याद हो जाएगा भैया, कहीं टेंशन नहीं आएगी, पूरा याद हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण जब हमें याद हो चुका है तो राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। चलो भाई, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक लिखता हूं और ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगा। ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगा। ट्रिक लिख लीजिए भैया। डूंझा बाबू ने कोफ्ता खाया। डूंझा बाबू ने कोफ्ता खाया। डूंझा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से। किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से। किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से। बिल्कुल, ये लाइन किसको याद नहीं हो सकती? डूंझा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशनगढ़ ठिकाने पर बड़े शान से। गांव का बाबा था, नाम उसका डूंझा था, डूंझा बाबू सब बोलते थे। गांव का बाबा था, नाम उसका डूंझा था, डूंझा बाबू सब बोलते थे। तो डूंझा बाबू को शौक आ गया, हलवाई की दुकान पर गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे, तो सोचा यार मैं भी कोफ्ता क्यों निकाल लूं। समोसा तो मना कर रखा, डॉक्टर ने बोला कोफ्ता बना दूं। तो डूंझा बाबू को शौक आया कोफ्ता खाने के लिए, और कोफ्ता खाने के लिए वो कहां चला गया? कोफ्ता खाने के लिए भाई किशनगढ़ पर आया। कहां आया? किशनगढ़। और किशनगढ़ में भी एक जगह है, ठिकाना है, उस कचौरी वाले का ठिकाना है, और उसका नाम है भैया कुशलगढ़ ठिकाना। यानी डूंझा बाबू को शौक आया कोफ्ता खाने का, और डूंझा बाबू जी कोफ्ता खाने के लिए किशनगढ़ आ गए। और किशनगढ़ में कौन सी दुकान पर जाना था? बोले यार कुशलगढ़ नामक दुकान है, वहां जाओ। वहां डूंझा बाबू बैठता है, कोफ्ता खाता, बड़े शान से खाता, बहुत शानदार टेस्ट है। यहां से अब पूरे आपको तैयार हो जाएगी रियासतें। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले यहां लिखा रहा डू से, मैं आपके सामने लिखूंगा, डू से हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर। डू से क्या हो जाएगा भैया? हमारे पास आ जाएगा डूंगरपुर। डू से हमारे पास आ गया है डूंगरपुर, और जहां से मेरे पास में आ जाएगा दोस्तों झालावाड़। जहां से मेरे पास आ जाएगा दोस्तों झालावाड़। यानी 2 रियासतों के नाम हमने याद कर लिए, डूंगरपुर और झालावाड़। अब दोस्तों यहां नजर आ रहा बा, अब बा से मेरे पास में हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा। बा से मेरे पास हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा। अब यहां नजर आ रहा बू, और बू से मेरे पास आ जाएगा दोस्तों बूंदी। बू से आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में बूंदी। तो डूंझा बाबू यानी डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा और बूंदी। ठीक है भैया। अब ने को तो अपन छोड़ देते हैं, को आ रहा है। अब को से हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों कोटा। को से हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों कोटा। प से हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़। प से हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं दोस्तों ट, अब ट से हमारे पास में आ जाएगा टोक। बिल्कुल, ट से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? ट से हमारे पास में आ जाएगा टोक। ट से हमारे पास में आ जाएगा टोक। अब दोस्तों खाया को मैंने छोड़ दिया, खाया को मैंने छोड़ दिया। यहां पर आ रहा किशनगढ़। अब किशनगढ़ पूरा लेना भैया, किशनगढ़ आपको पूरा लेना है। अब कुशलगढ़ वो ठिकाना है, कुशलगढ़ वो ठिकाना है।
तो यहां मैं लिख देता हूं कुशल, दिख रहा है भैया नीचे देखना एक बार हर्ष भैया, कुशलगढ़ वो ठिकाना है। और दोस्तों शान से हमारे पास में हो जाएगा शाहपुरा, शान से हमारे पास अभी देखता हूं मैं, है ना, शान से हमारे पास हो जाएगा शाहपुरा। क्लियर हो चुका है? तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि राजस्थान जीके बड़ा मस्त जीके हैं। कहते हैं कि लोगों को याद नहीं होता, लेकिन हम आप सबको याद करा देंगे, ये गारंटी है। ये गारंटी है कि हम आपको याद करा देंगे भैया। एक बार पढ़ोगे, बार बार शौक से पढ़ोगे, ऐसा पढ़ाई का शौक चढ़ा दूंगा कि आपको भूलकर भी नहीं भूलोगे। तो डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर बड़े शान से। तो यहां पर सारी चीज आ गई, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ क्या है भैया? ठिकाना है। और शाहपुरा। इन रियासतों को मिलाकर राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण संपन्न हुआ। इन रियासतों को मिलाकर राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण संपन्न हुआ। हाँ भाई, क्लियर हो चुका सभी साथियों के? जल्दी से बताइएगा। चलिए भैया, बात करते हैं कि राजस्थान का जब दूसरा चरण का एकीकरण हुआ, उसमें से राजधानी किसको बनाया गया था? तो दोस्तों राजस्थान के दूसरे चरण का जब एकीकरण हुआ था, उसमें राजधानी कोटा को बनाया गया था। दूसरे चरण का एकीकरण हुआ था, उसमें राजधानी किसको बनाया गया था? कोटा को बनाया गया था। क्लियर हो चुका भाई सभी के? हाँ भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, सभी क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से कि राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? जल्दी से बताओ भाई, राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? राज प्रमुख का पद दिया गया था भीम सिंह को। राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? राज प्रमुख का पद दिया गया था भीम सिंह को। किसको दिया गया था दोस्तों? भीम सिंह को। और उपराज प्रमुख की बात करते हैं तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। उपराज प्रमुख की बात करते हैं तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका? पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, पहले आप इसकी कॉपी कर लो, ताकि मैं एक बार पुनः आपको याद करा देता हूं। चलिए दोस्तों, मैं आपको याद करा देता हूं। यहां लिखा हुआ है राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण। दोस्तों राजस्थान का प्रथम चरण का एकीकरण मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि राजस्थान के दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था, वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 25 मार्च 1948 को। बाड़मेर से जुड़े हैं मंगाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और मैं निवेदन करता हूं कि भाई साहब जी, अगर आप पहले बार जुड़े हैं चैनल पर, तो बिल्कुल चैनल की सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा। आपका अपना परिवार है, हम सब इस परिवार के सदस्य हैं, और एक नई शुरुआत हमने करी है, तो इस शुरुआत को सपोर्ट देना आपका बहुत बड़ा फर्ज बनता है। हाँ भाई, तो राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण हुआ था 25 मार्च 1948 को। और दोस्तों इसका नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान संघ। इसमें टोटल रियासतों की संख्या 9, इसमें ठिकाने 1 शामिल हुआ था। राजधानी इसमें कोटा को बनाया गया था। राज प्रमुख का पद इनको भीम सिंह को दिया गया था। उप राज प्रमुख की बात करते हैं तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। उप राज प्रमुख की बात करते हैं तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। ठीक है भैया। डूंझा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर। शान से डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, कुशलगढ़ आपके सामने ठिकाना आ जाएगा। ये कुशलगढ़ ठिकाना और शाहपुरा, ये आप देख लीजिएगा भैया। 9 रियासतें और एक ठिकाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रियासत और एक ठिकाने को शामिल किया था। हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? बिल्कुल। कोटा के दुर्ग में उद्घाटन हुआ था। एनबी गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। हाँ भाई, क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा। उद्घाटन, दूसरे चरण का उद्घाटन कहां पर हुआ था? तो कोटा दुर्ग में। बिल्कुल, कोटा दुर्ग में उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन किन्होंने किया था? एनबी गॉडगिल ने किया था। एनबी गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखिएगा, दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो कोटा दुर्ग में हुआ था। और एनबी गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। एनबी गॉडगिल ने क्या किया था? उद्घाटन किया था। गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया था गोकुललाल असावा को। गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था।
शाहपुरा से थे। गोकुलाल असावा को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। प्रथम चरण के एकीकरण में प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? शोभाराम जी कुमावत को दिया गया था। प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई थी? तो राजधानी अलवर बनाई गई थी। दूसरे चरण का जब एकीकरण हुआ था तो राजधानी किसको बनाया गया था? राजधानी कोटा को बनाया गया था। और प्रथम चरण का एकीकरण का उद्घाटन कहां पर हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना है लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर में। और दूसरे चरण का एकीकरण कहां का उद्घाटन कहां पर हुआ था? कोटा में हुआ था। क्लियर हो चुका भाई, सभी को याद हो गया। चलते हैं दोस्तों तीसरे चरण का एकीकरण। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे चरण का एकीकरण की। और तीसरे चरण का एकीकरण आपको कैसे याद रखना होगा वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। तीसरे चरण का एकीकरण, तीसरे चरण का एकीकरण। चलिए भैया, अब तीसरे चरण का एकीकरण कैसे याद रखना होगा यहां समझने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा। तीसरे चरण का एकीकरण कैसे याद रखना होगा यह समझने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा। तीसरे चरण का एकीकरण चलिए भैया तीसरे चरण की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं। प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था, प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था दोस्तों 25 मार्च 1948 को, सॉरी 18 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को। दोस्तों बात करते हैं दूसरे चरण का एकीकरण की। तो दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था दोस्तों वो हुआ था हमारे पास में कि 25 मार्च 1948। कब हुआ था दोस्तों? 25 मार्च 1948। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे चरण का एकीकरण। हाँ भाई, जितने भी साथियों को आंसर आता है कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए कि तीसरे चरण का एकीकरण कब हुआ था। तीसरे चरण का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों? कैसे याद रखेंगे दोस्तों, कैसे याद रखेंगे तीसरे चरण? मैं कह रहा हूं रटो मत भाई। गाड़ी के पीछे लिखा होता है पिकअप चलती है लटक मत, मैं पटक दूंगी। तो मैं भी कहता हूं रट मत, नहीं तो पड़ जाएगा। रटोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, समझोगे तो सब कुछ हो जाएगा। समझ में ही सार है। प्रथम चरण का एकीकरण यहां से 30 दिन बाद, यानी जो पहले चरण का एकीकरण हुआ था उसके जस्ट 30 दिन बाद, तो जस्ट 30 दिन बाद, यानी तारीख तो वही रहेगी, महीना चेंज हो जाएगा, महीना चेंज हो जाएगा, सन वही रहेगा, तारीख वही रहेगी, महीना चेंज हो जाएगा और अपने पास सन वही रहेगा। यानी तीसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। क्लियर हो गया भाई सभी के? हाँ भाई, सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या? बिल्कुल दोस्तों। नाम क्या रखा था तीसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें नाम क्या रखा गया था? उसमें नाम रखा था संयुक्त राजस्थान संघ। नाम क्या रखा था? संयुक्त राजस्थान संघ। नाम क्या रखा था? संयुक्त राजस्थान संघ। तीसरे चरण का एकीकरण में क्या परिवर्तन हुआ? माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जब दूसरा चरण था, दूसरा चरण का एकीकरण हुआ था उसमें उदयपुर रियासत को शामिल कर लिया गया था। दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें उदयपुर रियासत को शामिल कर लिया था, उसमें उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था। वैसे तो कि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब दूसरे चरण का एकीकरण हुआ था उसके 2 या 3 दिन बाद में ही उदयपुर रियासत के जो शासक थे उन्होंने राजस्थान में विलय होने के लिए सहमति जता दी थी। लेकिन इस पूरी सहमति को बनाने के लिए लगभग 15 से 20 दिन का समय बीत गया था। इसलिए दोस्तों तीसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था प्रथम चरण के एकीकरण के जस्ट 30 दिन बाद में, यानी कब हुआ था दोस्तों? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था तीसरा चरण का एकीकरण। और उसका जो नाम रखा गया था वो संयुक्त राजस्थान संघ रखा गया था। क्या नाम रखा गया था दोस्तों? संयुक्त राजस्थान संघ। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई तीसरे चरण के एकीकरण में क्या परिवर्तन हुआ। तो चलिए दोस्तों यहां मैं बात करता हूं कि तीसरे चरण के एकीकरण में परिवर्तन क्या हुआ। तीसरा चरण का एकीकरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। इसका नाम क्या रखा था? नाम रखा था दोस्तों संयुक्त राजस्थान संघ। नाम रखा था दोस्तों संयुक्त राजस्थान संघ। तीसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को और नाम रखा था संयुक्त राजस्थान संघ। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ था कि देखिए, अब इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे, इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे? इसका ट्रिक वही याद रखोगे दोस्तों कि डूंझा बाबू ने कोफ्ता खाया, डूंझा बाबू ने कोफ्ता खाया, डूंझा बाबू ने कोफ्ता खाया, डूंझा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के, किशनगढ़ के, किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर, किशनगढ़ के
कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से, ठिकाने पर शान से, ठिकाने पर शान से उदयपुर वाला, बस ये जोड़ देना। बाबा कहां का था? उदयपुर का था। वो उदयपुर का बाबा जिसको प्यार से गांव वाले डूंजा बाबा कहते थे। डूंजा बाबा को कोफ्ता खाने का शौक हुआ। कोफ्ता खाने के लिए डूंजा बाबा चला उदयपुर से किशनगढ़ आया। किस बोले यार मुझे तो किशनगढ़ का ही पुष्कर मेला में आया होगा घूमने के लिए बाबा जी, क्योंकि आपको पता है अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला बढ़ता है। तो बाबा जी पुष्कर मेला में आए। बाबा जी बोला यार बाबा जी कोफ्ता बहुत अच्छा बनता है। बोले कहाँ का? बोले यार किशनगढ़ का बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा यार मैं उदयपुर से चलाकर आया हूं, सुना है कि किशनगढ़ में बहुत अच्छा कोफ्ता बनता है, चलो भाई किशनगढ़ जाते हैं। और किशनगढ़ में एक जगह आती है कुशलगढ़, और कुशलगढ़ ठिकाने बड़े शान से डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया। और वो बाबा कहां के थे? उदयपुर वाले थे। बस यहां से सारे याद हो जाएगा। सारी रियासतें मैं आपके सामने निकाल देता हूं दोस्तों। डू से हमारे पास में यहां पर आ जाएगा डूंगरपुर, डू से हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों डूंगरपुर। जा से हमारे पास में हो जाएगा झालावाड़, जा से हमारे पास हो जाएगा झालावाड़। बा से हमारे पास में हो जाएगा बांसवाड़ा, बा से हमारे पास हो जाएगा बांसवाड़ा। और बू से हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों बूंदी। और क से हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में कोटा। प से हो जाएगा दोस्तों हमारे पास प्रतापगढ़। किशनगढ़ ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है दोस्तों। यहां हमारे पास कुशलगढ़ ठिकाना ऑलरेडी आ चुका है। सा से हो जाएगा दोस्तों शाहपुरा। और यहां पर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास उदयपुर। ये दोस्तों देखिएगा, ये 10 रियासतें और एक ठिकाने, राजस्थान का तीसरा चरण का एकीकरण संपन्न हुआ। हाँ भाई सभी को याद हो गया कि जल्दी से बताऊं? एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सभी साथियों को याद हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है सभी साथियों को ध्यान से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। बिल्कुल सभी को याद हो गया भाई। लो भाई थोड़ा इधर खिसकाता हूं, दिख रहा सभी को? अब देखो सभी को दिख रहा होगा, नहीं कर देना इसको, इधर कर दिया। अच्छा उदयपुर, ये भाई उदयपुर ये नजर आ रहा है, ये उदयपुर, ठीक है ये उदयपुर क्लियर हो चुका है। हाँ भैया सभी को याद हो गया क्या? बिल्कुल सभी साथियों को याद हो गया क्या? जल्दी से बताइएगा। जितेंद्र राम जी ओझा हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूं भैया आपका। हाँ भाई सभी को याद हो गया तीसरे चरण का एकीकरण। बिल्कुल अब बात करते हैं दोस्तों कि तीसरे चरण का एकीकरण जब हुआ था उसमें राजधानी किसको बनाया गया था? तो तीसरे चरण का एकीकरण जब संपन्न हुआ था उसमें राजधानी कोटा से उदयपुर चली गई। राजधानी कोटा से कहां चली गई भाई? उदयपुर चली गई। देखो आपको अगर आ रहा है तो कमेंट करते जाइएगा, मैं कमेंट पढ़ लूंगा आपका। बिल्कुल सुरेश जी भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं। राजधानी उदयपुर को बनाया गया था भैया, किसको बनाया गया था? उदयपुर को बनाया गया था। हाँ भाई जल्दी से टाइप करके बताइए एक बार आप कि यहां पर राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? तीसरे चरण के एकीकरण में राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? भोपाल सिंह को दिया गया था। किनको दिया गया था दोस्तों? भोपाल सिंह को। तो मैं यहां लिख रहा हूं दोस्तों आपके सामने, राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? तो राज प्रमुख का पद दिया गया था भोपाल सिंह को। मेवाड़ के भोपाल सिंह को राज प्रमुख का पद दिया गया था। उप राज प्रमुख का पद किनके पास रखा था? उप राज प्रमुख का पद रखा था भीम सिंह के पास। किनके पास रखा था दोस्तों? भीम सिंह के पास रखा था। उप राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? भीम सिंह को। राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? भोपाल सिंह को दिया गया था। सभी साथियों को याद हो गया क्या? हाँ भाई प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी को बनाया गया था। इसकी सिफारिश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश होने पर माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। इन पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने कहा कि यार ऐसा करो, माणिक्यलाल वर्मा जी बहुत एक्टिव इंसान है और उनको यहां पर प्रधानमंत्री का जिम्मेदार दी जाएगी ताकि वो यहां पर पूरे तीसरे चरण का जब एकीकरण हो गया तो इस पूरे शासन की बागडोर संभाल सके। ठीक है भैया। उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और तीसरे चरण का उद्घाटन भी कौन से दुर्ग में हुआ था? तो कोटा दुर्ग में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, तीसरे चरण का एकीकरण का उद्घाटन कहां पर हुआ था? कोटा दुर्ग में हुआ था। सभी साथियों को याद हो गया क्या भाई? सभी साथियों को याद हो गया क्या? हाँ भाई सभी साथियों को याद हो गया है। बिल्कुल चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे चरण का एकीकरण की। तीसरे चरण का एकीकरण की तो सबसे पहले राजधानी किसको बनाया गया था? राजधानी किसको बनाया गया था? राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। राजधानी किसको बनाया था? उदयपुर को। राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था?
राज प्रमुख का पद दिया गया था भोपाल सिंह को, भोपाल सिंह को। उपराज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? तो उपराज प्रमुख के पद की बात करते दोस्तों, तो उपराज प्रमुख का पद दिया गया था भीम सिंह को। किनको दिया गया था? भीम सिंह को। और दोस्तों यहां प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? तो प्रधानमंत्री का पद दिया गया था दोस्तों किनको? माणिक्यलाल वर्मा जी को, माणिक्यलाल वर्मा जी को। माणिक्यलाल वर्मा जी को यहां प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उद्घाटन कौन से दुर्ग में किया गया था? उद्घाटन किया था भैया कौन से दुर्ग में? तो उद्घाटन की बात करते हैं तो उद्घाटन किया भैया कोटा दुर्ग में। उद्घाटन किन्होंने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सिफारिश पर ही माणिक्यलाल वर्मा को तीसरे चरण के एकीकरण के दौरान प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताएगा। देखिए दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी लेट आए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया यहां देखो दोस्तों। आज हमने आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया, लेकिन बहुत शानदार टॉपिक है दोस्तों। और यहीं से हम राजस्थान जीके की एक बार पुनः आपके सामने शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही शानदार बैच होगा दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है। और उतना ही ज्यादा सपोर्ट आप इस बैच को जरूर देंगे। विश्वास वाला बैच है, विश्वास बनाकर रखोगे तो दोस्तों हम बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। और बात करते दोस्तों यहां पर राजस्थान को राजपुताना किसने कहा था? तो दोस्तों मैंने आपको इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताई थी कि आयरलैंड का एक व्यक्ति था, 1800 रुपए लेकर हमारे राजस्थान पहुंचता। राजस्थान में एक क्षेत्र के अंदर जाता, वो शेखावटी क्षेत्र था, और आराम से दाल बाटी चूरमा खाता है। इस भौतिक भूभाग का नाम राजपुताना ले लेता है। और उनकी मृत्यु कहां हो जाती है? उनकी मृत्यु बीकानेर में हो जाती है। तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले इस क्षेत्र को राजपुताना नाम दिया था दोस्तों। और उनकी मृत्यु बीकानेर में होती है। और वे शेखावटी क्षेत्र में सबसे पहले आता है। और कहां का निवासी था? आयरलैंड का निवासी। चलिए दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण की बात करते हैं। तो राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 को हुआ था, जिसमें 4 रियासतों को शामिल किया गया था दोस्तों, और एक ठिकाने को शामिल किया गया था दोस्तों। बात करते हैं अब दोक लगाऊं नीम थारे मछली बनकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इसके अंदर शामिल हुए थे दोस्तों। इसी प्रकार बात करते हैं नीमराना यहां ठिकाना रहा था, मत्स्य संघ उसका नाम रखा गया था दोस्तों। आगे चलते दोस्तों, अब ये प्रथम चरण का एकीकरण कहां पर हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है भरतपुर दुर्ग में हुआ था। चलिए दोस्तों, प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो के एम मुंशी की सिफारिश पर हुआ था। उद्घाटन कहां पर किया गया था? भरतपुर दुर्ग में किया था। राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? उदय भान सिंह को दिया गया था धौलपुर के। उपराज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? गणेश पाल देव को दिया गया था करौली के। प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? शोभाराम जी कुमावत को दिया गया था दोस्तों। बात करते हैं राजस्थान के दूसरे चरण के एकीकरण की। तो दूसरा चरण का एकीकरण हुआ था प्रथम चरण के जस्ट 7 दिन बाद। बिल्कुल दूसरा चरण का एकीकरण हुआ था। हाँ भाई, ज्योति जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूं ज्योति जी आपको भी। हाँ भाई, दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? दूसरे चरण का एकीकरण हुआ था प्रथम चरण के जस्ट 7 दिन बाद, यानी 25 मार्च 1948 को राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण हुआ था। और इसका जो नाम रखा था पूर्व राजस्थान संघ रखा था। इसमें कितने रियासतों को शामिल किया गया था? इसमें 9 रियासतों को शामिल किया गया था। इसमें कितने ठिकानों को शामिल किया गया था? इसमें एक ठिकाने को शामिल किया था। इसमें राजधानी किसको बनाया गया था? इसमें राजधानी कोटा को बनाया गया था। राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? भीम सिंह को दिया गया था। डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर। शान से बस यहां से सारे हो जाएगा। डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, टोक, किशनगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना और शाहपुरा अपने पास ये रियासतें दोस्तों। बात करते हैं कि दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो कोटा के दुर्ग में हुआ था दोस्तों। एनबी गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था। फिर हमने पढ़ा दोस्तों राजस्थान के तीसरे चरण का एकीकरण प्रथम चरण के एकीकरण के जस्ट 1 महीने बाद, यानी मैं बोलूंगा दोस्तों कि 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के तीसरे चरण का एकीकरण संपन्न हुआ था। और दोस्तों इसमें क्या हुआ था? जो दूसरा चरण था उसमें एकमात्र रियासत को शामिल विलय किया गया था और उसका नाम था उदयपुर रियासत। और इस प्रकार जब उदयपुर रियासत इसमें शामिल होती है तो उसने एक शर्त रखी थी कि भाई मेरी यहां राजधानी होनी चाहिए तो ही मैं इसमें शामिल होगा, अदरवाइज शामिल नहीं होगा। तो बिल्कुल
तीसरे चरण में एकीकरण में इस भौतिक भूभाग की जो राजधानी थी वो उदयपुर को बना दिया गया था। राज प्रमुख का पद भोपाल सिंह को दिया गया था। उप राज प्रमुख का पद भीम सिंह को दिया गया था। और दोस्तों बात करते हैं यहां पर प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को। उद्घाटन किन्होंने किया था? कोटा दुर्ग में उद्घाटन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। हाँ भाई जल्दी से बताओ, यहां तक सभी को याद हो गया क्या? राजस्थान के 3 चरण के एकीकरण में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, यहां तक सभी साथियों को याद हो गया क्या? बहुत ही शानदार विश्वास बेच हम आपके सामने स्टार्ट कर चुके हैं। 39 रुपीज का केवल बेच है दोस्तों, और 39 रुपए में आप पे कर दोस्तों इन प्रत्येक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको नोट्स मिल जाएंगे हैंड राइटिंग से। हमारी किताब के जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में नोट्स लिखे गए दोस्तों। और आपको प्रत्येक क्लास प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए भाई आगे चलते हैं। राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण, चौथे चरण का एकीकरण। हाँ भैया जल्दी तो नहीं है ना? चौथे चरण का एकीकरण टाइम क्या हो गया? 7:30 हो गई। हाँ राजस्थान के आधे घंटे और राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण। हाँ भाई आधे घंटे और ले लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बाद में करा देंगे खाना ना खाकर, ठीक है। राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण, चलिए भैया। हाँ भाई सबसे पहले बताओ जल्दी से, राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण कब हुआ था? सभी मेरे प्यारे प्यारे लाडलो से निवेदन में करता हूं जल्दी से टाइप कीजिए, राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण कब हुआ था? देखते भाई कितने साथी सही जवाब देते हैं। राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण हुआ था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे। ये 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपके सामने ये अपना मस्तिष्क बना दिया भाई, प्रमस्तिष्क। अगर मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क सर तो साइंस में ले गया दिखे माने, अरे कड्डी खोल ले जाओ, मैं तो वापस राजस्थान जीके में आ जावा। यह देखो भाई ये मस्तिष्क बनाया। इस मस्तिष्क में एक क्वेश्चन है कि राजस्थान का दिवस, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन तो यह है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है और राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इसलिए मैंने कहा ये मस्तिष्क बना दे। अब आप प्रे मस्तिष्क पढ़ो, मध्य मस्तिष्क पढ़ो, पश्चिम मस्तिष्क पढ़ो, ये साइंस पढ़ाते तो हम अच्छी तरह से समझाते हैं वहां। चलिए भाई बात करते हैं यहां राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों पूछे कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा प्रतिवर्ष 1 नवंबर को। प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल चेक करते हैं भाई कितने साथियों ने सही कमेंट किया है। बिल्कुल भाई रवि भैया ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल रवि भैया ने सही जवाब दिया है कि राजस्थान का दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 30 मार्च को। और राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है भाई 1 नवंबर को। ठीक है भाई। अब दोस्तों बात करते हैं चौथा चरण का एकीकरण हुआ तो भाई क्या परिवर्तन हुआ। चौथा चरण का एकीकरण हुआ तो भैया क्या परिवर्तन हुआ। भैया परिवर्तन यह हुआ कि राजस्थान का जो तीसरा चरण था, राजस्थान का तीसरा चरण का जो विलय हुआ था उसके अंदर 4 रियासत और 1 ठिकाने को शामिल किया था। राजस्थान के तीसरे चरण में 4 रियासत और 1 ठिकाने को शामिल किया था, यानी 4 रियासतों को और प्लस 1 ठिकाने को शामिल किया था। गुरुजी कैसे याद करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ याद करा देंगे। गांव का बाबा था, उदयपुर वाला बाबा था। बताओ कोफ्ता खाने के लिए कहां आता है, किशनगढ़ में आता है। और किशनगढ़ में कहां जाकर कोफ्ता खाता है, बताओ जल्दी से, कुशलगढ़ ठिकाने पर। तो डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने, बड़े शान से उदयपुर वाले बाबा थे। अब भाई उदयपुर वाले बाबा ने जब कोफ्ता खा लिया, कोफ्ता बहुत टेस्टी लगा। तो आपको पता है कि बड़े बुजुर्गों की बात सब कुछ मान जाते हैं, मानते या नहीं मानते। तो भाई बाबा ने जब कोफ्ता खा लिया तो बाबा ने 4 रियासतों को जाकर और समझाया कि भाई तुम भी मेरे साथ आ जाओ तो बहुत अच्छी बात रहेगी। वो 4 रियासतें कौन सी थी,
वो 4 रियासतें कैसे याद रखेंगे? आपको 3 बार जे लिखना है, 1 बार बी लिखना है। 3 बार जे लिखना है और 1 बार बी लिखना है। 3 बार जे लिखना है और 1 बार बी लिखना है। 3 बार जे और 1 बार बी। जल्दी से बताइएगा। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। हो जाएगा याद? हो जाएगा भैया याद? बिल्कुल याद हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा। जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर और बीकानेर, और बीकानेर। बिल्कुल दोस्तों। और एक ठिकाना था, वो ठिकाना था लावा ठिकाना। एक ठिकाना था, वो ठिकाना था लावा। बाबा ने कहा जल्दी से आ जाओ और भाई लावा लेकर जल्दी से आ जाओ, कोफ्ता आप लोगों को भी खिला देंगे। कोफ्ता आप लोगों को खिला देंगे। बहुत टेस्टी कोफ्ता था। तो डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर। बाबा कहां का था? उदयपुर वाला। और उन्होंने, बाबा ने 4 दोस्तों को और बुला लिया, और वो 4 कौन थे? जे हो बाबा, यानी जे 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 बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अब देखो दोस्तों, चौथे चरण के एकीकरण की सारी रियासतें मैं आपके सामने एक साथ लिख देता हूं। हाँ भाई, यहां देखो दोस्तों, चौथे चरण की बात करते हैं। चौथे चरण में कुल कितनी रियासतों का एकीकरण हो चुका था? चौथे चरण में कुल 14 रियासत, 14 रियासत प्लस 2 ठिकानों का एकीकरण हो चुका था। चौथे चरण में 14 रियासत और 2 ठिकानों का एकीकरण हो चुका था। हाँ भाई, सभी के याद हो गया भाई? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, अब देखिए दोस्तों, चौथे चरण का एकीकरण की बात करते हैं तो 14 रियासतें और 2 ठिकानों को शामिल किया। अब दोस्तों 14 रियासतें 2 ठिकाने कैसे याद रखेंगे? सबसे पहला आपको लिखना है, डूंजा बाबू ने, डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया, कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से। किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से। किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर, ठिकाने पर शान से, शान से उदयपुर वाले, उदयपुर, उदयपुर वाले। ट्रिपल जे और बी याद रखना है। हाँ भाई, बिल्कुल ट्रिपल जे और बी याद रखना है। गुरुजी जीके पढ़ने का क्या फायदा जब एग्जाम तो जीके आया ही नहीं। तो एग्जाम जीके तो आया ना भाई, क्या नहीं आया? एग्जाम में जीके तो पूछा गया था। और देखो डिटेल से पढ़ लोगे तो कई एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से लेकर आओ। कहते हैं कि बड़ी मछली जाल में नहीं फंसती है, तो आपको जाल में नहीं फंसना है। आपको देखो क्वेश्चन कहीं से आओ, आपको शुरुआत में सारे क्वेश्चन को शुरू से तैयार कर लो भैया। 2-3 महीने में कोई कंपटीशन फाइट नहीं होता। मैंने यह बात पहले ही दिन बोल दी थी। विद्यार्थी क्या होता है कि लास्ट में आता है एडमिट कार्ड निकलने के बाद, फिर बाद में आकर लाइव देखता है कि बोले टेस्ट सीरीज पढ़ लेंगे, आज रात जागा लगा देंगे, आज जागरण लगा देंगे, आज तो सब कुछ हो जानो। भाई नहीं हो सकता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन में कुछ नहीं होता भैया। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब हमने विश्वास बेच इसलिए तो लगाया कि आप लोगों का विश्वास में कैसे हासिल करो। विश्वास हमें जीतना पड़ेगा दोस्तों सबका, और विश्वास जीतने के लिए विश्वास बेच की शुरुआत की रही है। देखो पहली क्लास चल रही है आज इसकी। पहली क्लास एक सुबह ऐप पर क्लास हो गई थी, अब ऐप पर 2 क्लास और हो जाएगी। आप एक बार ऐप को पढ़ोगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं भाई आप पेड कोर्स खरीदो, ये कोई जरूर नहीं। 39 रुपए बहुत बड़ी रकम है दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी रकम है 39 रुपए। 39 रुपए में हम आपको 3 सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ा रहे। एक बार डिटेल से पढ़ लिया सब कुछ याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। जैसे आज आप पढ़ रहे हो, देखो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। किताब उठाकर जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। यहां से सारी मैं रियासतों के नाम लिख देता हूं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास आ गई दोस्तों डूंगरपुर, और यहां से जा से हो गई दोस्तों हमारे पास में झालावाड़ रियासत। बा से हो गई दोस्तों बांसवाड़ा रियासत। बू से हो जाएगी दोस्तों बूंदी रियासत। फिर कौ से हो जाएगा दोस्तों कोटा रियासत। प से हो जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़ रियासत, प्रतापगढ़ रियासत। ट से हो जाएगा दोस्तों टोंक रियासत, किशनगढ़ रियासत।
किशनगढ़ रियासत। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर शाहपुरा रियासत, शाहपुरा रियासत। उसके बाद करते हैं दोस्तों उदयपुर रियासत। उसके बाद करते हैं दोस्तों जोधपुर रियासत, जोधपुर। उसके बाद करते हैं दोस्तों जैसलमेर। उसके बाद करते दोस्तों जयपुर रियासत। उसके बाद करते दोस्तों बीकानेर रियासत। ये तो 14 रियासत हो गई आपके। दो जो ठिकाने हैं इसमें आ रहे हैं, एक तो आ रहा भैया आपके सामने कुशलगढ़ ठिकाना और एक आ रहा भैया आपके पास में लावा ठिकाना। दो ठिकाना आ रहे हैं, एक तो एक गया दोस्तों कुशलगढ़ ठिकाना और एक हो गया अपने पास में लावा ठिकाना। सभी को याद हो गया क्या? जल्दी से बताओ भाई। हाँ भाई क्लियर हो चुका है, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। और दोस्तों कहते हैं ना कि 1 या 2 दिन में पढ़ने पर पूरी सीरीज के क्वेश्चन नहीं आते। अगर मैं बोलूंगा कि सारे मैं ही पढ़ाऊंगा, एक ही क्लास में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आपको लगभग कम से कम 30 दिन आप विश्वास दीजिए हमारी इस क्लासों को, विश्वास दीजिए दोस्तों 30 दिन में। और 30 दिन में आपको लगेगा कि हाँ यार कैसे पढ़ाया जाता है। हाँ भाई क्लियर हो चुका सभी को, यहां तक याद हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ भाई जल्दी से बताओ, चौथे चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी किसको बनाया गया था? देखते भाई कितने साथी सही कमेंट करते। चौथे चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी किसको बनाया गया था? जल्दी से कमेंट करो। चौथे चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी किसको बनाया गया था? देखते हैं भाई कितने साथियों को आता है। चौथे चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया था। हाँ भाई किसको बनाया गया था? जयपुर को। कितने भाई सही जवाब कर रहे हैं? हाँ भाई सभी क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर जयपुर बिल्कुल। आराध्या जी हमारे क्लास में जुड़े, मैं निवेदन करता हूं आराध्या जी चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। हाँ भाई चौथे चरण का एकीकरण में राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को बनाया। एक और सवाल मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए भैया, महाराज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, देखता हूं कितने साथी सही जवाब करते हैं। महाराज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा। महाराज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? बिल्कुल महाराज प्रमुख का जो पद दिया गया था वो भोपाल सिंह को दिया गया था। और राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, मान सिंह को दिया गया था। किसको दिया गया था? मान सिंह को। ठीक है भैया क्लियर हो चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख का पद दिया गया था। राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था दोस्तों? मान सिंह को दिया गया था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों उपराज प्रमुख का पद किनको दिया गया था, तो उपराज प्रमुख का पद भीम सिंह जी के पास था। बिल्कुल भीम सिंह जी के पास था। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि चौथे चरण का एकीकरण किसकी सिफारिश पर राजधानी जयपुर बनाया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चौथे चरण का एकीकरण में किसकी सिफारिश पर राजधानी को जयपुर बनाया गया था? चौथे चरण के एकीकरण में किसकी सिफारिश पर राजधानी को जयपुर बनाया गया था? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चौथे चरण के एकीकरण में किसकी सिफारिश पर राजधानी जयपुर को बनाया गया था? बिल्कुल श्री पी सत्यनारायण राव समिति। बिल्कुल श्री पी सत्यनारायण राव समिति, श्री पी सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति। बिल्कुल। और आपको पता है अभी सीईटी का जो पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि श्री पी सत्यनारायण राव समिति, श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान के अंदर कौन से चरण का एकीकरण संभव हुआ था? तो यह ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार है। श्री पी सत्यनारायण राव समिति थी, चौथे चरण से एकीकरण से संबंधित थी। और इसमें राजधानी को क्या बनाया था? उदयपुर से राजधानी को जयपुर बना दिया गया था। उदयपुर से राजधानी किसको बनाया था? जयपुर बनाया था दोस्तों। उद्घाटन किन्होंने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था। और दोस्तों याद रखिएगा प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? हीरालाल शास्त्री जी को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। हीरालाल शास्त्री जी को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। तो यहां पर पीएम का पद किनको दिया गया था? हीरालाल जी शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को यहां पर पीएम का पद दिया गया था। और उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार
वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। याद हो गया भाई सभी को। ये दोस्तों राजस्थान का आपके सामने चौथा चरण का एक कंप्लीट हुआ है और इसका नाम रखा था वहर्त राजस्थान संघ। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है, वहर्त राजस्थान संघ। बिल्कुल सभी क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताइए फटाफट से, हाँ भाई जल्दी से बताइएगा। सभी साथियों क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको प्रथम चरण पढ़ाया है, द्वितीय चरण पढ़ा दिया है, तृतीय चरण पढ़ा दिया है, चतुर्थ चरण पढ़ा दिया है। कल जो क्लास इसके आगे लूंगा उसमें पांचवा, छठा और सातवें चरण की बात करेंगे। अभी अगली क्लास का हमारे पास समय हो रहा है, इसलिए दोस्तों आधे घंटे का थोड़ा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद राजस्थान जीके के मैं टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, और वो क्या महत्वपूर्ण सूचना वो मैं आपको यहां बता रहा हूं।